नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में गिरावट जारी है क्योंकि बेरिश नैरेटिव ने इन्वेस्टर्स को अपनी स्थिति समाप्त करने के लिए प्रेरित किया है। क्रिप्टो की वीक प्राइस एक्शन तब हुई जब ट्रेडिशनल मार्केट्स में बढ़त जारी रही, जबकि 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी अपने हाल के उच्चतम स्तर से नीचे आ गई है। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत महीने की शुरुआत के बाद पहली बार $27,000 से नीचे गिर गई है, क्योंकि स्टॉक में 4 दिन की तेजी और लगातार 3 दिनों तक गिरती बॉन्ड यील्ड क्रिप्टो में किसी भी खरीदारी की रुचि को जगाने में विफल रही है। ये वर्तमान में 2.32% गिरकर $26,796.28 पर ट्रेड कर रहा है। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 0.69% कम $1,560.61 पर ट्रेड कर रहा था। एनालिस्ट ने कहा कि क्रिप्टो के लगभग $28,000 के हेवी रेजिस्टेंस को तोड़ने में विफल रहने के बाद बीटीसी द्वारा दिखाई गई हालिया स्थिरता फीकी बढ़ गई है, जो 200 दिवसीय और 200 हफ्ते की मूविंग एवरेजेस का कॉन्फ्लुएंस है। उन्हें उम्मीद है कि अगर स्पॉट होल्डर्स डर के कारण या कीमतें कम करना शुरू कर देते हैं तो बिटकॉइन के लिए नैरेटिव मंदी की ओर बढ़ जाएगा, जो $25,000 से नीचे संभावित गिरावट का संकेत देता है। दूसरी ओर लार्ज कैप क्रिप्टो रिपल लैब्स रिलेटेड लाइटकॉइन और पोल्काडॉट के नेटिव टोकन 2% से 3% गिर गए। क्रिप्टो डेरिवेटिव ट्रेडर्स जो लॉन्ग पोजीशन के साथ हायर प्राइसेस पर बेट लगाते हैं, उन्हें दिन के दौरान लिक्विडेशन में $50 मिलियन का नुकसान हुआ। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.31% गिरकर $1.05 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 14.41% बढ़कर $27.2 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.97 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $25.67 बिलियन, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमश 7.26% और 94.38% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.37% घटकर 49.82% हो गया। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 1.54% गिरकर 34,217.81 पर आ गया। इस बीच क्रिप्टो की वीक प्राइस एक्शन हुई क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट्स में बढ़त जारी रही। इकोनॉमिक न्यूज में सितंबर के लिए यूएस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स उम्मीदों से थोड़ा अधिक मजबूत आया है। फेड की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की सबसे रीसेंट मीटिंग के मिनट से पता चलता है कि मॉनेटरी टाइटनिंग साइकिल पूरा होने से पहले एक और रेट हाइक की उम्मीद है। स्वीडिश स्टार्टअप क्लाना यूजर्स को उन प्रोडक्ट को ढूंढने में मदद करने के लिए एक AI पावर्ड इमेज रिकॉग्निशन टूल लॉन्च कर रहा है, जिन्हें वे खरीदना चाहते हैं। ये टूल प्राइस रनर के डेटा पर ट्रेंड है, जो कि कर्लना द्वारा लगभग $1 बिलियन में खरीदी गई प्राइस कंपैरिजन सर्विस है, जो यूजर्स को अपने फोन को कपड़ों या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर पॉइंट करने और कर्लना ऐप के भीतर सिमिलर रिजल्ट्स खोजने की अनुमति देता है। ये टूल अमेज़न, गूगल की गूगल शॉपिंग और फ्रेंच फाउंडेड फर्म केल्कू के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। कर्लना एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में AI पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज को उनके डेली टास्क्स में AI का उपयोग करने के लिए टूल्स और सपोर्ट प्रदान कर रहा है। कंपनी का अनोखा ऑपरेटिंग मॉडल इसे ट्रेडिशनल बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज की तुलना में उभरते अवसरों को तेजी से कैपिटलाइज करने की अनुमति देता है। यूजर्स अब अपने फोन को कपड़ों या गैजेट आइटम पर पॉइंट करके कर्लना ऐप के भीतर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन पा सकते हैं। कर्लना की इमेज रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी गूगल से अधिक आकर्षक है, क्योंकि ये जनरल सर्च रिजल्ट्स के बजाय खरीदारी के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करती है। AEG ग्लोबल पार्टनरशिप्स ने लॉस एंजलिस में Crypto.com एरिना में एक नया कोक स्टूडियो बनाने के लिए कोका कोला के साथ अपनी पार्टनरशिप को रिन्यू किया है। कोक स्टूडियो पूरे साल इमर्सिव फन एक्सपीरियंसेस और म्यूजिक ड्रिवन एक्टिविटीज प्रदान करेगा। कोका कोला दुनिया भर में AEG के लैंडमार्क वेन्यू का ऑफिशियल सॉफ्ट ड्रिंक पार्टनर बना रहेगा, जिसमें लंदन में द O2, बर्लिन में मर्सिडीज बेंज अरीना, पेरिस में एक्वा अरीना और सिडनी में कुडोज बैंक अरीना शामिल है।
कोका कोला AEG की प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी के लिए ऑफिशियल सॉफ्ट ड्रिंक पार्टनर बना रहेगा और AEG के म्यूजिक फेस्टिवल में एक्सक्लूसिव पोरिंग और स्पॉन्सरशिप राइट्स बरकरार रखेगा। कंपनी अपनी ब्रांड प्रेजेंस बढ़ाने और अपने ग्लोबल ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक, क्रिप्टो करेंसी और NFTs का उपयोग भी तलाश रही है। इन टेक्नोलॉजीज में कोका कोला का इंटरेस्ट इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। चाइना ने 9 अक्टूबर को घोषणा की कि वह AI और सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 2025 तक अपनी कंप्यूटिंग कैपेसिटी को दोगुना कर देगा। स्ट्रॉन्ग साइबर स्पेस रेगुलेटर सहित 6 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की एक योजना के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी 300 एक्साफ्लॉप्स के बराबर प्रोसेसिंग पावर की आकांक्षा रखती है। इससे देश की मौजूदा 197 एक्साफ्लॉप कंप्यूटिंग कैपेसिटी में वृद्धि होगी। एक्साफ्लॉप्स, जिन्हें कभी कभी EFLOPs के रूप में जाना जाता है, कंप्यूटिंग पावर का एक मेजर है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार एक एक्साफ्लॉप 2 मिलियन कॉमन लैपटॉप कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के बराबर है। चाइनीज मिनिस्ट्रीज के अनुसार फाइनेंस और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में एप्लीकेशन को सक्षम करने के लिए अधिक प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होगी। AI का विकास, जिसमें भारी मात्रा में डेटा को एनालाइज करने के लिए सोफिस्टिकेटेड सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होती है, को प्रोसेसिंग पावर के विस्तार द्वारा समर्थित माना जाता है। मार्केटप्लेस फेयरनेस का नया रिसर्च इस बात की पुष्टि करता है कि शिबा इनू सर्चर्स के बीच चौथी सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, जो कार्डानो, लाइटकॉइन, टेदर और सोलाना जैसी मेन स्ट्रीम एसेट्स को पीछे छोड़ती है। शिबा इनू इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और सस्टेन्ड यूजर इंटरेस्ट में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, जो क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट के लिए इन कारकों के महत्व को उजागर करता है। गूगल के सर्च इंजन पर एक स्टडी से पता चलता है कि इथेरियम 3,260,000 मंथली सर्चर्स के साथ बिटकॉइन का दूसरा सबसे पॉपुलर ऑल्टरनेटिव है। ये BTC और ETH के बीच मार्केट कैप अंतर पर आधारित है, जो पिछले एक दशक से क्रिप्टो मार्केट कैप रैंकिंग पर हावी है। BTC और ETH का $1 ट्रिलियन के ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में 67.8% हिस्सा है। हालांकि मार्केटप्लेस फेयरनेस के रिसर्च से पता चलता है कि मार्केट कैप रैंकिंग किसी एसेट की पॉपुलैरिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। XRP तीसरा सबसे पॉपुलर ऑल्ट कॉइन 1,250,000 मंथली सर्चेस के साथ तीसरे स्थान पर है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन लिस्ट में बाइनेंस कॉइन और टेदर से पीछे है। 23,000 से अधिक डिजिटल एसेट्स में से शिबा इनू सबसे अधिक खोजी जाने वाली क्रिप्टो में चौथे स्थान पर है। लीडिंग इथेरियम वॉलेट्स की होल्डिंग में बढ़त देखी गई है। एनालिटिक्स सर्विस सेंटिमेंट के अनुसार इथेरियम के लिए टॉप 10 नॉन एक्सचेंज वॉलेट्स और टॉप 10 एक्सचेंज एड्रेसेस दोनों समृद्ध हो रहे हैं। ETH का टोटल सप्लाई का लगभग 8.51%, जिसकी मार्केट वैल्यू $1,570 से थोड़ी अधिक है, जिसे एक्सचेंजों पर रखा जाता है। टॉप 10 नॉन एक्सचेंज वॉलेट्स में सामूहिक रूप से आश्चर्यजनक 39.22 मिलियन इथेरियम शामिल है। ईथरस्कैन के निष्कर्षों से पता चलता है कि बीकन डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट लीड है, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से 31 मिलियन ETH या टॉप अकाउंट्स के पास सभी ETH का 25.78% हिस्सा है। इसके बाद रैप्ड ईथर और बाइनेंस 7 लिस्टेड हैं, जिनके पास क्रमश 3,218,056 और 1,996,008 ETH हैं। लिस्ट में अन्य नोटेबल होल्डर्स में Kraken 13, Robinhood और Arbitrum Bridge जैसी वेल नोन कंपनीज शामिल हैं, जिसमें से हर की होल्डिंग्स में 1 मिलियन से अधिक ETH है। डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में लगातार दूसरे हफ्ते इनफ्लो का अनुभव हुआ। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में $78 मिलियन की वृद्धि हुई। ये अमेरिकी डॉलर और 10 वर्षीय ट्रेजरी नोट में मल्टी ईयर हाइज के कारण था। एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट के ट्रेडिंग वॉल्यूम में $1.13 बिलियन की वृद्धि हुई और ट्रस्ट एक्सचेंजों पर BTC के वॉल्यूम में 16% की वृद्धि हुई। ये इन्फ्लोज बिगड़ते ग्लोबल फाइनेंशियल आउटलुक के बीच आया है। अमेरिका जैसे देशों में रिकॉर्ड हाई डेट लेवल्स का अनुभव हो रहा है और नए इजरायली हमास कॉन्फ्लिक्ट के कारण ऑयल प्राइसेस संभावित रूप से $100 पर बैरल से ऊपर बढ़ रही हैं। कॉइनशेयर की रिसर्च हेड जेम्स बटरफील्ड की रिपोर्ट है कि यूरोप और अमेरिका से 90% इनफ्लो जर्मनी और स्विट्जरलैंड से आया, जबकि अमेरिका और कनाडा का योगदान सिर्फ $9 मिलियन था।
बिटकॉइन $43 मिलियन मूल्य के इनफ्लो के साथ मेन बेनिफिशियरी था, जबकि सोलाना में $23.9 मिलियन के साथ दूसरा सबसे बड़ा इनफ्लो देखा गया, जो मार्च 2022 के बाद से इनफ्लो का सबसे बड़ा हफ्ता था। ये यूरोप और अमेरिका के बीच भावना में निरंतर विचलन का संकेत देता है। पलाओ और रिपल लैब्स के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वेंचर पर एक केस स्टडी इसके प्रमुख लाभों पर प्रकाश डालती है। पलाओ का फाइनेंशियल लैंडस्केप इसे सीबीडीसी के लिए एक आइडियल कैंडिडेट बनाता है। सीबीडीसी की सफलता या विफलता सेंट्रल बैंकों द्वारा समान समाधान पेश करने की क्षमता को प्रदर्शित कर सकती है। स्टडी नेशनल स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण लाभों पर प्रकाश डालती है, विशेष रूप से फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी के कारण कई लोगों के पास बैंकिंग सुविधा नहीं है। पलाओ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन टाइम को कम करने और कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके सेटलमेंट कॉस्ट में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। रिमोट एरियाज के क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी में बाधा डाल सकती है। सीबीडीसी में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बढ़ाने और फाइनेंशियल सेक्टर में लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी में सुधार करने की भी क्षमता है। ब्लॉकचेन पेमेंट फर्म रिपल लैब्स ने सीबीडीसी के लिए करंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पलाओ स्टेबल कॉइन पहल में एक प्रमुख पार्टनर के रूप में रिपल ने सीबीडीसी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और इसके ओवरऑल यूज केस में योगदान दिया है। बैंक ऑफ मॉरिशस एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के अपने प्रयासों के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में खुलासा किया गया है कि सीबीडीसी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट आने वाले महीनों में शुरू होने वाला है। मॉरिशस के गवर्नर हरवेश सीकुलम ने घोषणा की है कि देश अपने डिजिटल रूपी के एक्सपेरिमेंटेशन फेज में प्रवेश कर रहा है और अगले कुछ महीनों में इसे पायलट रन पर शुरू करने की योजना है। गवर्नर ने डिजिटल रूपी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला। मॉनेटरी सोवरेनिटी की रक्षा करने और एएमएल या सीएफटी से निपटने में सेंट्रल बैंक्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज की सहायता करने में इसकी भूमिका पर ध्यान दिया। उन्होंने डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस के लिए कई एप्लीकेशन के साथ मॉरिशस में डिजिटल बैंक्स की स्थापना में वृद्धि पर भी प्रकाश डाला। ज्यादातर बैंक ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं और एक बैंक एआई एनेबल्ड सिस्टम के माध्यम से सर्विसेज प्रदान कर रहा है। बैंक ऑफ रशिया फॉरेन बैंक्स को डिजिटल रूबल, रशिया की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विकसित कर रही है। सिस्टम सभी ऑपरेशंस को ट्रैक करेगी और उम्मीद है कि फॉरेन बैंक्स को 2025 से शुरू होने वाले बैंक ऑफ रशिया के प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूबल अकाउंट खोलने की अनुमति दी जाएगी। फाइनेंशियल लिमिटेशन को खत्म करने और वेस्टर्न फाइनेंशियल नेटवर्क पर निर्भरता को कम करने के लिए बैंक ऑफ रशिया 2020 से एक सीबीडीसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। क्रेमलिन ने वेस्टर्न नेटवर्क्स पर निर्भरता कम करने के लिए एक टूल के रूप में सीबीडीसी की प्रशंसा की है। रेगुलेटर को पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए चाइना, इंडिया और यूएई के साथ सहयोग करने की उम्मीद है, जिससे रशियंस को डिजिटल रूबल का उपयोग करके विदेश में खरीदारी करने की अनुमति मिल सके। हालांकि सीबीडीसी को पेश करने से रशिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में सुधार होने की संभावना नहीं है और ट्रायल सिर्फ भारत और चीन जैसे फ्रेंडली और तकनीकी रूप से सक्षम देशों के साथ ही किए जा सकते हैं। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही वेब3 से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।